जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण में एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम का क्या अर्थ होता है? क्या आप सब जानते हैं विराम किसे कहते हैं? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम बोलते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं। जैसे बच्चों, राम अब तुम घर आओ, ठीक है। फिर अब देखिए, राम अब तुम घर जाओ, इसके बाद आप कब आए। इस तरह से जब हम कोई दो वाक्य बोलते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा ठहराव लेते हैं। इसी ठहराव को कहा जाता है विराम। जब हम अपनी बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसको ठीक ढंग से कहने या समझने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। इसे विराम कहते हैं। रुक रुक कर बोलने के तरीके को लिखित भाषा में दिखाने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, विराम चिन्ह की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं और आप सब भी ध्यान से इसको सुनिएगा। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया। वह पूंछ पकड़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी बंदर भैया को देखकर शर्मा गई और हंसती हुई पेड़ पर डाली पर चढ़ गई। अब देखिए, इस अनुच्छेद को मैंने एक लगातार बिना ठहराव लिए पढ़ा, तो इसमें कहीं पे भी मैंने थोड़ा समय के लिए भी नहीं मैं थोड़ी समय के लिए भी इस अनुच्छेद में नहीं रुकी और पढ़ने में मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग सही ढंग से सीख जाएंगे, कहाँ पे कम ठहराव लेना है, कहाँ पे अधिक ठहराव लेना है, तो वही क्या कहलाता है? विराम चिन्ह का उपयोग कहलाता है। ओके बच्चों, पिछले अनुच्छेद को मैंने पढ़ा था तो आप सबको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने कहीं पे भी विराम नहीं लिया, कहीं पे भी ठहराव नहीं लिया था। अब मैं इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़ती हूँ, तब आप सब फिर से सुनिए। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया। वह पूंछ पकड़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी बंदर भैया को देखकर शर्मा गई और हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। अब देखो, इस अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगे हुए हैं, अतः पढ़ने में सुविधा होती है और आसानी से हम यह भी समझ लेते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। तो विराम चिन्ह का उपयोग हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी प्रतिदिन करते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के भेद। विराम चिन्ह के कई प्रकार भेद होते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल 4 विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप सब केवल 4 विराम चिन्ह इस अध्याय में पढ़ेंगे। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो देखिए बच्चों, पूर्ण विराम के बगल में एक खड़ी पाई का चिन्ह दिया है, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। अल्प विराम यानी कॉमा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि आप सब परिचित है, क्वेश्चन मार्क, और विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण विराम। जिस वाक्य में कोई समाचार या सूचना होती है उनके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे बच्चों, रमन नहा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वह किताब पढ़ रहा है। इस तरह से जब अपनी बात को पूर्ण कर दी जाती है तो पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई लगा दी जाती है, जिससे अगले को लगे कि हमारी बात अब पूर्ण हो चुकी है। ठीक है।
इसके बाद पढ़ेंगे अल्प विराम। अल्प विराम जिसे हम कहते हैं थोड़ा विराम लेकर पढ़ना। अल्प यानी थोड़ा। तो बोलते समय, पढ़ते समय जहाँ कुछ देर रुकने का अर्थ स्पष्ट हो जाता है वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे बच्चों जब दो नाम आते हैं कहीं तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अंजू, सोनाक्षी, सुमन तीनों सहेलियां हैं। अब देखिए अंजू के बाद अल्प विराम लगा है, यानी अंजू, सोनाक्षी और सुमन। अंजू के बाद जो थोड़ा अल्प लिया जा रहा है, विराम लिया जा रहा है, इसे अल्प विराम कहेंगे। इसी प्रकार रोहित माता, पिता और चाचा से मिलकर सो गया। रमन पढ़ते रहो, यहाँ पूर्ण विराम लगा है। फिर अभी देखिए जब भी बात अपनी पूर्ण न हो और आगे बात पूरी करने के लिए हम बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हुए फिर बात पूरी होने पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लिखते समय और पूछते समय भी हमारे जो बोलने का तरीका होता है लगता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे बच्चों तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह से हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर अपनी बात, अपने वाक्यों को लिखते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भय, घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। भय यानी जब भी हमारे मन में कोई भय होती है या किसी चीज़ को लेकर घृणा होती है या किसी बात को लेकर कोई दुख होता है या फिर खुशी होती है या हम अपने आश्चर्य किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं, तो इन सब के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों आह सेब बहुत मीठा है, अब यहाँ खुशी प्रकट की जा रही है। आह के बाद देखो यहाँ पे विराम चिन्ह लगाया गया है ना, तो यह क्या हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए अपनी बात प्रकट करना। हाय बेचारा कुत्ता मर गया, अब हाय यहाँ पे हाय से क्या प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है। दुख प्रकट करते हुए अपनी बात को व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हमेशा भय, घृणा, शोक, हर्ष व आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इस पाठ में अब तक हमने सीखा लिखते समय रुकने या ठहरने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, किंतु हम सब इस पाठ में केवल 4 विराम चिन्ह ही पढ़ेंगे। कौन कौन से, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह तथा विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ और आप सब इस पाठ को स्वयं से पढ़कर समझने का प्रयास करिएगा और इस पाठ के अभ्यास कार्य को भी स्वयं से भरिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।